Hello everyone, in this video we are going to study about human health and disease, which is a topic of class 12. It will be a one short video where we are going to cover all the big topics which are mentioned here. So welcome to this channel, BioMind Shaping the Future with Biology, and I'm your guide Shilu Pachauri. कॉज होते हैं सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से एंड दीज बैक्टीरियाज आर रॉड शेप्ड एंड दे आर मोटाइल एज यू कैन सी इन दिस इमेज मोटाइल है बिकॉज दे कंटेन फ्लैजिला इनका साइज 1 से 3.3 माइक्रॉन्स तक हो सकता है दीज बैक्टीरियाज इनफेक्ट आर स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे तो ये बैक्टीरिया कोई एंटोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते बट दे कंटेन एंटोटॉक्सिन और ये एंटोटॉक्सिन हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दीज बैक्टीरियाज. This organism is generally spread through the contaminated food and water as you can see in this image where this person is consuming the contaminated food जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में एंटर करते हुए पहुंचेंगे स्टमक में बट स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl तो यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स को मर जाना चाहिए था पर इनके पास एक स्पेशल जीन होता है दैट इज एसिड टॉलरेंस जीन्स जिसकी वजह से ये HCl को भी टॉलरेट कर जाते हैं और पहुंचते हैं हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में ये एंटोटॉक्सिन्स हमारी इंटेस्टाइन की लेयर को परफोरेट कर देते हैं परफोरेशन का मतलब है इंटेस्टाइन की लेयर्स में ये छोटे छोटे छेद कर देते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है और यहीं से ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्रेड होता है कोई भी पर्सन जो इन टाइफाइड फीवर जर्म्स को इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैरी करते हैं वह ये डिजीज भी स्प्रेड कर सकते हैं इवन दो वो खुद इस डिजीज से सफर ना कर रहा हो ऐसा ही एक केस सबसे पहले अमेरिका में देखा गया जहां पर मैरी मेलॉन नाम की एक कुक एक हेल्दी कैरियर थी उसमें टाइफाइड के सिम्टम्स नहीं थे बट शी वॉज अ कैरियर और वो जिस घर में भी कुक करने जाती थी वहां पर लोगों को टाइफाइड हो जाता था फिर केस स्टडी से पता चला कि ये टाइफाइड मैरी मेलन से ही फैल रहा है और उसे टाइफाइड मैरी के नाम से पुकारा जाने लगा दैट्स व्हाई शी इज नोन एज टाइफाइड मैरी. नाउ लेट्स डिस्कस द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टाइफाइड. टाइफाइड स्प्रेड होते हैं बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से. वाटर कैसे कंटामिनेट होगा? जो भी पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड अगर इसके इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज को किसी वाटर बॉडी में डिस्कार्ड कर दिया जाए तो वाटर कंटामिनेट हो जाएगा और ऐसा कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने वाले पर्सन को भी टाइफाइड हो सकता है क्योंकि अब वाटर में क्या प्रेजेंट है सैल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरियाज. वहीं दूसरी तरफ अगर हम फूड की बात करें तो फूड मोस्टली कंटामिनेट होते हैं बिकॉज ऑफ दी हाउस फ्लाइज. ये हाउस फ्लाइज पहले गंदगी में बैठेंगी फिर हमारे फूड पे बैठेंगी तो इस तरह से दे कैन ट्रांसफर द सैल्मोनेला बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सैल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरियाज एंटर कर जाते हैं तो ये ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी माइग्रेट करते हैं और हमारे डिफरेंट पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की. सो ऑल दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड कैन फील वेरी हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, वीकनेस होना, सर में दर्द होगा दैट इज कॉल्ड हेडेक, स्टमक में पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन दैट मीन्स इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है. तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की. डायग्नोस करने के लिए हम विडाल टेस्ट यूज करते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाएगा वेदर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और नॉट. इसके बाद आता है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है पेशेंट्स को एंड दैट एंटीबायोटिक इज क्लोरोमाइसिटिन. बट ध्यान रहे सिर्फ डॉक्टर के कंसल्ट से ही क्लोरोमाइसिटिन यूज करना है. अपने आप वीडियो देखकर क्लोरोमाइसिटिन मत खाने लग जाना. के बाद हम बात करेंगे सर्जरी की. अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जा सकता है. गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है लीवर के नीचे एज यू कैन सी इन दिस इमेज. ये वो साइट है जहाँ पर ये जर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं. अगर हम बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की तो प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करके और पानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फिल्टर्ड और क्लीन पानी पीने से टाइफाइड को कंट्रोल किया जा सकता है. Pneumonia is a common infection which infects the lungs और lungs में भी कहाँ
एल्वियोलाइज को इन्फेक्ट करेंगे। एल्वियोलाइज वो मेन पार्ट है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है। कैसे करते हैं ये मैकेनिज्म अभी हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में एनिमेशंस की हेल्प से समझेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर लेते हैं विच कॉजेज निमोनिया। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर नोन जो निमोनिया को कॉज करते हैं, पर इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड द सेकंड इज हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स नीमोकोकस भी कहलाते हैं। कोकस का मतलब होता है स्पेरिकल या फिर राउंड। अगर आप इस इमेज में देखें तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्पेरिकल इन शेप। ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, सिंगल प्रेजेंट नहीं होते एज यू कैन सी हियर। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर एनारोबिक। इसका मतलब इन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे कैन ग्रो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिन्हें हम कहते हैं एनारोबिक। एंड दे बिलोंग टू द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस। दे डू नॉट फॉर्म एनी स्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड ये नॉन मोटाइल होते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब हम बात करते हैं स्प्रेड की। ये ऑर्गेनिजम्स ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स के फॉर्म में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर कर सकते हैं, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के यूज किए हुए यूटेंसिल्स, क्लोथ या कोई भी आर्टिकल्स यूज करने से ये ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड हो सकते हैं, या फिर पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने में भी these bacteria can be spread from the infected person to the healthy person. Now just have a look in this diagram where this person is infected और स्नीज या कफ करते टाइम इसकी बॉडी से बैक्टीरियाज एयर में स्प्रेड होंगे। जब कोई हेल्दी पर्सन इस एयर को इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी में ये ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं और उसको भी निमोनिया हो सकता है। अब होता क्या है, जब भी हम एयर इनहेल करते हैं वो नोज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स और लंग्स के भी एल्वियोलाइज में आकर वो गैसेस एंटर करती हैं। अगर हम एल्वियोलाइज का इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर देखें तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर ये एल्वियोलाइज ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं। दिस इज ब्लड कैपिलरी एंड ये है एल्वियोलाइज। अब क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड में और ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में ट्रांसफर हो जाता है। तो दे है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और अब क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाइज में आया है ये एल्वियोलाइज से लंग्स, लंग्स से ट्रेकिया और ट्रेकिया से होते हुए नोज से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज हाउ अ रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द नॉर्मल पर्सन। पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इन्फेक्टेड हैं, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगी ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं और इस वजह से हमारा सेल अपने डिफेंस में म्यूकस को सिक्रीट करना शुरू कर देती है। इस म्यूकस की वजह से एल्वियोलाइज में पस फिल हो जाएगा या फिर म्यूकस फिल हो जाएगा एंड इट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये है डायग्राम ऑफ द नॉर्मल एल्वियोलाई वेयर एक हेल्दी एल्वियोलाई है, आराम से गैशियस एक्सचेंज होगा। बट दिस इज अ डायग्राम ऑफ द इन्फेक्टेड एल्वियोलाई। इसमें पस फिल हो चुका है जिसकी वजह से अब गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में प्रेजेंट है वो अब ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा और ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक्सचेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ऐसे में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे पर्सन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम निमोनिया कैन फील हाई फीवर। हाई फीवर क्यों आएगा, फीवर आता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा ताकि बाहर से आए हुए ऑर्गेनिजम्स उतने टेम्परेचर में सर्वाइव ना कर पाए। तो फीवर आएगा बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। ठंड लगेगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लंग्स से रिलेटेड होती हैं उसमें कफ और रनिंग नोज बहुत कॉमन है। हमारे एल्वियोलाइज में पस भर गया है तो कफ होगा जिसके थ्रू हम उन ड्रॉपलेट्स को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फीवर में हेडेक होना इज वेरी कॉमन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लिप्स और फिंगर के नेल्स ग्रे से ब्लू कलर के दिखने शुरू हो जाते हैं। ब्लू क्यों होंगे, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ब्लू कलर के दिखने लग जाते हैं बिकॉज अभी हमने देखा ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो फिंगर नेल्स ब्लू कलर के दिखने शुरू हो जाएंगे। सो विच इज अ सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया।
अब डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट हम चेस्ट का एक्सरे भी करके पता लगा सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स सच एज बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन and chloramphenicol which can be used as an antibiotic for the treatment of pneumonia. प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या होंगे, क्योंकि ये एरोजोल या फिर इनहेलेशन के थ्रू स्प्रेड होते हैं, तो हम मास्क यूज कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, लाइक हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करते रहें। एंड द थर्ड इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बच्चे के 1 ईयर से पहले ही उसको लगा दिया जाता है सो दैट ही कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द न्यूमोनिया अप टू सर्टेन एक्सटेंड। मलेरिया आप सबको पता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से स्प्रेड होता है, पर क्या आपको ये पता है ये मॉस्किटोज बेचारे खुद ही प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड होते हैं? तो सिर्फ वही मॉस्किटोज जो प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड हैं, और उसमें भी कौन से मॉस्किटोज, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ही स्प्रेड करते हैं मलेरिया। अगर हम प्लाज्मोडियम्स की बात करें तो दे बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टे। इसके अंदर फाइलम प्रोटोजोन को बिलोंग करेंगे, और इस फाइलम में भी क्लास स्पोरोजोन्स को बिलोंग करते हैं, और इसी स्पोरोजोन्स के अंदर आते हैं प्लाज्मोडियम्स। प्लाज्मोडियम्स बहुत सारे नोन हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, सच एज प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। But among all these different kind of plasmodiums, falciparum is known to cause the most serious and the fetal malignant malaria in the individual of all the age groups. That means ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मलेरिया कॉज कर सकता है, और जो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम मलेरिया कॉज करेगा वो सबसे सीरियस टाइप का मलेरिया होता है। अगर हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिस्कस करें तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और 2 डिफरेंट होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जहां पर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड मेनली ये मॉस्किटोज के इंटेस्टाइन और सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो ह्यूमन बींग्स आर द सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। यहाँ पर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और ह्यूमन बींग्स के लिवर और आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं प्लाज्मोडियम। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। इसको हम बहुत शांति से ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप इंटरेस्टिंग है, बस आप कॉन्सेंट्रेट करिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड से। तो जो भी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है फ्रॉम द प्लाज्मोडियम, उसके सलाइवरी ग्लैंड में ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स। ये इनकी इन्फेक्टिव स्टेज है, और जब ऐसे इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगी, मतलब सक करेगी, तो उसका सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइड्स भी हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। अब ये स्पोरोजॉइड्स हमारी बॉडी में ब्लड में फ्लो होते हुए पहुंचते हैं लीवर में। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है लीवर में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब लीवर सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। तो ये स्पोरोजॉइड्स अब हेपेटोसाइट्स के अंदर एंटर करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे कैसे, एसेक्सुअली, बहुत सारी अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। इस स्टेज में ये स्पोरोजॉइड्स अब कन्वर्ट हो जाते हैं मैरोजॉइड्स में, और ये हमारे लीवर सेल्स को रप्चर कर देते हैं। तो लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई हुए, रप्चर किया, और इसको हमने कहा मैरोजॉइड्स। अब ये मैरोजॉइड्स लीवर सेल को छोड़कर एंटर करेंगे हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करता है रेड ब्लड सेल में होने वाली लाइफ साइकिल को। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स में एसेक्सुअली ये ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होंगे, बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे, और हमारे रेड ब्लड सेल्स को भी रप्चर कर देंगे। फिर ये दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। ये वही स्टेज है जहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से फीवर आएगी और वो सारे सिम्टम शो होंगे जो जनरली मलेरिया में होते हैं, जैसे ठंड लगना, बॉडी शिवर करना। ये सारे सिम्टम्स हमें उस स्टेज में दिखते हैं जब रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये मैरोजॉइड्स हमारे ब्लड में गैमेट्स का फॉर्मेशन भी करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस स्टेज में अब हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, हमारे मतलब उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में जिसको मलेरिया है, उसके ब्लड में अब 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक तरफ तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले मैरोजॉइड्स, और दूसरी तरफ प्रेजेंट हैं इनके गैमेट्स। अब जब कोई मॉस्किटो आकर ऐसे पर्सन को बाइट करे जो मलेरिया से सफ़र कर रहा है, तो उसका ब्लड सक करने के साथ ही
उसमें प्रेजेंट गैमेट्स भी इस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब ये फर्टिलाइज होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइड्स। ये स्पोरोजॉइड्स अब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से होते हुए मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। ये वही स्टेज है जहां से हमने ये साइकिल स्टार्ट की थी। तो वापस से सलाइवरी ग्लैंड में आ गए स्पोरोजॉइड्स। तो अब ऐसा इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बाइट करेगा तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड के साथ अगेन ये स्पोरोजॉइड्स किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होंगे एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं या फिर मैं इस फ्लो डायग्राम में आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स। जब इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करा तो उसके सलाइवा में प्रेजेंट स्पोरोजॉइड्स ह्यूमन बॉडी में एंटर करेंगे और लिवर में पहुंचेंगे। यहाँ पर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, सेल को बस्ट करेंगे और इस स्टेज को हम कहेंगे मैरोजॉइड्स। ये मैरोजॉइड्स एंटर करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद या तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके हमारे सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारे रेड ब्लड सेल्स में गैमेट्स का प्रोडक्शन भी करेंगे। तो ऐसे पर्सन को हम कह सकते हैं कि नाउ ही स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और उसकी बॉडी में सारे मलेरिया के सिम्टम्स भी दिखने लग जाएंगे। तो जब कोई नया मॉस्किटो आकर ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगा तो ब्लड में प्रेजेंट गैमेट्स उसकी बॉडी में एंटर करेंगे, इंटेस्टाइन में जाकर ये गैमेट्स फ्यूज होंगे और स्पोरोजॉइड्स बनाएंगे। अब ये स्पोरोजॉइड्स इंटेस्टाइन से मूव करके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। जब सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे तो फिर से जब ये मॉस्किटो जो अब इन्फेक्ट हो चुका है प्लाज्मोडियम से दूसरे हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो फिर अब ये स्पोरोजॉइड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन होती रहेगी। इस तरह प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। जहां पर मॉस्किटो के अंदर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, वहीं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये एसेक्सुअली लिवर और आरबीसीज में मल्टीप्लाई होते हैं। आई होप आपको प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड दिस इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी इनेट इम्यूनिटी या फिर ये हो सकती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमें मिलती है बाय बर्थ। जब हम पैदा होंगे तो हमारे साथ ही इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। इस वीडियो में बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। जैसा कि इसका नाम बता रहा है एक्वायर, कुछ हम अचीव कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ एंड दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीजन क्या है? बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस। इट कैन बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई केमिकल हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड, टिश्यू, ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट जो हमारी बॉडी में आता है उसको भी एंटीजन ही कहा जाएगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो हमारी बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है, बाहर के किसी भी एंटीजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और तीसरा है एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडीज आर लाइक वेपन्स। ये वेपन्स की तरह काम करेंगे और ये एंटीजेंस को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इन्नेट इम्यूनिटी को समझे तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ही काम नहीं करेगी, बल्कि एक वाइड रेंज के ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब को बॉडी में एंटर करने से रोकती है। इसके अलावा ये हमारे बर्थ के साथ ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी। जब हम पैदा हुए तब हमारे साथ ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और इन सब का काम है फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकना। नाउ इट इंक्लूड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, जिसमें है द फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्किन। आप सबको पता है स्किन हमारी बॉडी को कवर करती है और बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करने से रोकती है।
So this is the first line of defense mechanism. और mucous membrane covers the respiratory tract, gastrointestinal and urinogenital tract of the human beings. अब है क्या ये mucous membrane? Mucous membrane होती है soft tissue जो इन सारे epithelial layers में present होंगी, like respiratory tract में यहाँ पर present होंगी. देन अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो हमारे स्टमक में HCl और स्टमक की लाइनिंग के बीच में प्रेजेंट होती है म्यूकस की ये मेम्ब्रेन जो इन ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने का काम करती है. सिमिलरली यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की लाइनिंग्स में भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी और ये सब क्या करेंगी? दे विल ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल एंड दे प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द बॉडी. ऑल्दो ये सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म हैं पर हर पैथोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब को क्रॉस करते हुए और अंदर तक पहुंच सकते हैं. तो उसके लिए आती है हमारी सेकेंड बैरियर, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर. हमारी बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे फ्लूइड फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, सच एज स्वेट. स्वेट में प्रेजेंट होता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोकते हैं एंड दे प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ. इसके बाद हमारे टीयर्स और सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइजोजाइम. ये लाइजोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं. आफ्टर दैट हमारे स्टमक में प्रेजेंट HCl भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं. इनका pH होता है 1.5 से 3 pH विच इज एसिडिक और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते. इसके अलावा हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड दे एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर. कैसे होगा? जैसे ही हमें फीवर होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज होने का पर्पस ही यही है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. So these were the physiological barriers. Third one is cellular barrier. इसको समझने से पहले एक बार हम WBC के डिफरेंट टाइप्स को समझ लेते हैं. देखिए WBC को ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं एंड ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे बोन मैरो के स्टेम सेल्स में. इनका मेन काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. इतना हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. RBC का काम है ट्रांसपोर्ट करना, WBC का काम है इम्यूनिटी देना. अब वो कैसे देते हैं? देखिए WBC मेनली दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट एंड ए ग्रैन्युलर या फिर नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट. जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं इनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं. इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो नोन एज PMNLs. ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा सो डोंट गेट कंफ्यूज. ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट को ही हम PMNLs कहते हैं और इसका रीज़न ये है कि इसके पास जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. अगर आप इस इमेज में देखें यहाँ पर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल इन सब की न्यूक्लियस आपको डिफरेंट शेप्स के और लोब्स में दिख रहे होंगे. सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी कॉल देम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. नाउ ये जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं. तो जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा ग्रैन्युलोसाइट्स एंजाइम्स को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं. नाउ दीज ग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड इज इओसिनोफिल एंड द थर्ड इज बेसोफिल. जो न्यूट्रोफिल हैं दे आर द मोस्ट अबेंडेंट ग्रैन्युलर इन द ल्यूकोसाइट्स जिसका कंपोजिशन है अराउंड 40 से 60%. इनका मेन काम है बैक्टीरियाज को किल करना बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. इसका मतलब वो बैक्टीरियाज को इंगल्फ करते हैं और उसे किल करते हैं. नाउ द सेकंड इज इओसिनोफिल जिसका कंपोजिशन है 1 से 3%. देखिए इओसिनोफिल हर इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेजेंट होता है स्पेशली एलर्जीज में. इओसिनोफिल अगर बहुत ज़्यादा हाई है इसका मतलब या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन बॉडी में है या फिर कैंसर के चांसेस हो सकते हैं. इओसिनोफिल हाई होना इज नॉट अ गुड साइन. इट मीन्स कैंसर के चांसेस हो सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज बेसोफिल. बेसोफिल हमारे टोटल ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट का 0 से 1% होगा. ये एलर्जिक रिएक्शंस में हिस्टामाइंस को रिलीज करते हैं और ये हिस्टामाइन हमारी बॉडी में प्रेजेंट एलर्जेंस को रिमूव करने का काम करेंगे. सो द मेन फंक्शन ऑफ बेसोफिल इज टू सिक्रीट हिस्टामाइन.
बिसाइड्स दैट बेसोफिल एक और चीज सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है हेपरिन, और ये हेपरिन एक ब्लड थिनर की तरह काम करेगा। ब्लड थिनर है मतलब ब्लड को थिन करेगा और ब्लड क्लॉटिंग से हमें बचाती है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ WBC इज नॉन ग्रैन्युलर या फिर मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं इसको। अब इसको मोनोन्यूक्लियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस है जो काफी बड़ा है। बिसाइड्स दैट इसके पास कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है। दैट्स व्हाई दे कॉल एज ए ग्रैन्युलर एंड मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। यहीं से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं। Now these mononuclear leukocytes are of two types, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes, they produce a specific immune response by secreting B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer cells. B और T lymphocyte हम acquired immunity में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इनेट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे तब वी विल डिस्कस अबाउट द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अभी हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की, कि नेचुरल किलर सेल्स इजीली किसी भी इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल को हम शॉर्ट में NK सेल्स भी कहते हैं, तो कहीं अगर NK दिखेगा डोंट गेट कंफ्यूज, दैट मीन्स इट इज अ नेचुरल किलर। देखिए नेचुरल किलर सेल्स में साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज होती हैं, इट शोज साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। तो जब भी नेचुरल किलर सेल किसी इन्फेक्टेड सेल से एनकाउंटर होंगे, दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स नेम्ड परफोरिन्स एंड ग्रैंजाइम्स। इनके साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन सिक्रीट होते हैं और ये परफोरिन्स जाकर इन्फेक्टेड सेल्स की सेल वॉल पर अटैच हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट दे परफोरेट द सेल वॉल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। ये सेल वॉल पर छेद कर देंगे, जिसकी वजह से अब जो ग्रैंजाइम सिक्रीट हुए हैं बाय द नेचुरल किलर सेल्स वो इस माइक्रोब के अंदर एंटर करेंगे थ्रू द पोर्स व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय परफोरेट्स। They'll enter the cell and they will make the cell to undergo apoptosis. Now what is this apoptosis? इसका मतलब सेल अपने आप को किल कर देगा। नाउ देयर आर टू टर्म्स, एपोटोसिस एंड लाइसिस। देखिए लाइसिस एपोटोसिस से कैसे डिफरेंट है। जब लाइसिस होता है सेल का तो इसके अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है, जब वो सेल बस्ट होगा तो चांसेस है कि ये वायरस जाकर अपने नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइसिस में वायरस जाकर दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, पर जब एपोटोसिस होगा तो इसके अंदर जितने भी वायरस प्रेजेंट होंगे इन सारे वायरसेस का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो मर जाएंगे और वो एडजेसेंट सेल्स या फिर नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइसिस एंड एपोटोसिस। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रमोट एपोटोसिस ऑफ द सेल ताकि ये वायरस अब दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट ना करें। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स आर मोनोसाइट्स। ये हमारे टोटल WBC का 2 से 10% ऑफ मोनोसाइट्स होगा। These monocytes fight against bacterial, viral and fungal infection। और ये दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस का काम है ये फेगोसाइटोसिस शो करेंगे, दैट मीन्स जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आएगा ये सेल उसको इंगल्फ करके किल कर देंगे। After that, the second is dendrite, which is known as antigen presenting cell. In short, it is also known as APS. डेंड्रिटिक सेल्स क्या है, APS। सो इट इज ऑल अबाउट WBC। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक रिफर करके ये पूरा कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, WBC दो मेन टाइप के हैं, ग्रैन्युलर एंड नॉन ग्रैन्युलर। और ग्रैन्युलर में देर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। नॉन ग्रैन्युलर में 2 कैटेगरीज होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स में है B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट नेचुरल किलर, मोनोसाइट्स के मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट्स। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट तरीकों से। तो चलिए वापस आते हैं NCERT के पेज में जहां पर इन्होंने डिस्कस किए हैं सेल्यूलर बैरियर्स। तो अब जितने भी टर्म्स थे लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दीज आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। मोनोसाइट्स क्या है, लार्जेस्ट WBC। नेचुरल किलर्स कैसे काम करते हैं, परफोरिन सिक्रीट करते हैं।
सेल्स को परफोरेट करते हैं, सेल्स बस्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मैक्रोफेजेस कि कैसे ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने का काम करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द लास्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन्स बैरियर मोस्टली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इंटरफेरॉन्स को रिलीज करते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइटोकाइन बैरियर्स में हम बात करते हैं इंटरफेरॉन्स की। ये मोस्टली वायरसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इंटरफेरॉन मतलब ये इंटरफेयर करेगा वायरस के रेप्लिकेशन के साथ, वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने देता, एंड दैट इज हाउ इट किल्स द वायरसेस। हमारी बॉडी में जब भी कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है वायरसेस। इससे ये वाला सेल इन्फेक्ट हो गया तो इसने क्या किया, अब इसने कुछ केमिकल सिक्रीट करना शुरू किए और इनको रिलीज किया बाहर, जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स बाहर जाएंगे और आसपास के सेल्स को सिग्नल देंगे कि वो अपने एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दें। इसके लिए ये डिफरेंट तरीके यूज करता है। जैसे इस सेल्स को सिग्नल भेजेगा टू स्टॉप द आरएनए सिंथेसिस एंड टू रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस। उससे क्या होगा, वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा प्रोटीन के बिना और वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा। इसके बाद जो सेल्स वायरसेस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, इंटरफेरॉन्स उसको सिग्नल देगा टू अंडरगो एपोटोसिस। व्हाट इज दिस एपोटोसिस? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जहां पर सेल अपने आप को ही मार देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकें। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं। वो नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस को मैसेजेस भेजेंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरॉन्स। अगर इसके बाद भी अगर इन्फेक्शन किल नहीं हो पाता, तब आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स इनटू एक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द innate immunity which we have discussed till here. I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी, या फिर हम इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का पेज है। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जिसमें देयर इज अ पर्सन और इसे एक वायरस ने इन्फेक्ट किया। ये वायरस कॉज करता है चिकन पॉक्स। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये कुछ भी कोई भी वायरस हो सकता है। तो अब ये वायरस हमारी बॉडी के लिए एज एन एंटीजन काम करेगा। एंटीजेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने से अब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। एंटीबॉडीज को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसने एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये एंटीबॉडीज इस पैथोजन को, जो कि चिकन पॉक्स कॉज कर रहा है, इसको किल कर देगा और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा फ्रॉम दिस चिकन पॉक्स वायरस। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट काइंड के पैथोजेंस हैं जो लगातार हमारी बॉडी में एंटर करते रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम कॉजिंग डिजीज। सो दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी जो ऑर्गेनिज्म के एनकाउंटर होने के बाद डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ खासियत है। जैसे ये पैथोजन स्पेसिफिक होंगे, इनके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, ये मेमोरीज स्टोर कर लेते हैं। सो ये स्पेसिफिसिटी मेमोरीज क्या है, चलिए अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। Now let's discuss about the features of acquired immunity, जिसमें फर्स्ट वन है specificity। हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्पेसिफिक होती है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे देयर इज अ पर्सन, ही हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद अ वायरस जो चिकन पॉक्स कॉज करता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए एक एंटीजन की तरह काम करेगा। जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। Now, this activated immune system will produce antibodies against the antigens. ये है antibodies। और ये एंटीबॉडी अब इन चिकन पॉक्स के वायरसेस को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। Now, what happens? Suppose दूसरा कोई वायरस ने आकर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया। Let's take an example, एक इन्फ्लुएंजा वायरस था, इसने हमारी बॉडी को अटैक करा। तो अब जो एंटीबॉडीज चिकन पॉक्स के लिए प्रोड्यूस हुई थी, वो सेम एंटीबॉडीज वायरस के इन्फ्लुएंजा के लिए काम नहीं करेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए उसको दूसरी एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी. लेट्स नेम इट एज एंटीबॉडी 2. So antibody 2 will work against influenza virus, antibody 1 will work against the chickenpox. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर पैथोजेंस के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज या फिर डिफरेंट टाइप का इम्यून सिस्टम शो करेगी और सबके लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, diversity. Environment is full of different kind of pathogens. There are lot of bacteria, viruses, fungi, बहुत सारे डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैथोजेनिक हैं और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं. तो हमारा इम्यून सिस्टम इन सब पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है, इन सबको डिफ्रेंशिएट कर सकता है. जैसे वायरसेस के लिए इसकी इम्यूनिटी डिफरेंट होगी, और वायरसेस में भी अगर और डीप में जाएं तो चिकन पॉक्स वायरस के लिए इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज. तो ये है डाइवर्सिटी. इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. अब हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है. तो जब भी कोई बाहर से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम विल ट्राई टू किल दीज जर्म्स और द इन्फेक्शंस व्हिच हैज बीन एंटर्ड आवर बॉडी. पर ये हमारे खुद के सेल्स, इस बॉडी के खुद के सेल्स को हार्म नहीं करेगा, अपने बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता. सिर्फ बाहर से एंटर किए हुए पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं, इनको ही डिस्ट्रॉय करेगा. तो द फोर्थ फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इट स्टोर्स मेमोरी. अब कौन सी मेमोरी? यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, जहाँ पर दिस पर्सन हैज बीन अटैक्ड विद द वायरस व्हिच इज कॉजिंग चिकन पॉक्स. वी अगेन वी आर टेकिंग द सेम एग्जांपल. हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा. ये एंटीबॉडीज आकर इन वायरसेस को किल करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी. ये वही टाइम है जब हमारी बॉडी पर फीवर आएगा और चिकन पॉक्स के सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे. एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर अराउंड 5 to 7 days इन आवर बॉडी. बट एट द सेम टाइम हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स में इन चिकन पॉक्स वायरसेस के लिए मेमोरी स्टोर कर लेता है इन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है, यहाँ पर मेमोरी स्टोर कर ली फॉर दिस वायरस. अब इससे क्या होगा? when the same virus will attack that person for the second time, ये इसका सेकेंड अटैक है जब ये इस पर्सन को अटैक करेगा. पर अब हमारे मेमोरी सेल्स में ऑलरेडी इस वायरस के लिए मेमोरीज स्टोर्ड हैं, तो ये तुरंत यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और ये एंटीबॉडीज क्विकली इन वायरसेस को किल करने का काम करेंगी. सो दे वॉन्ट बी एबल टू कॉज एनी डिजीज ड्यूरिंग द सेकेंड एनकाउंटर. तो इस टाइम ना तो हमें कोई बॉडी में फीवर शो होगा और ना ही कोई सिम्टम आएगा. और साथ ही साथ इस टाइम जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा. और ये प्रोसेस 1 से 3 days तक ही चलती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती. सो दिस इज द सेकेंड एनकाउंटर और ये होगा वायरस का फर्स्ट एनकाउंटर. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऐसी बात है तो हमें इन्फ्लुएंजा वायरस क्यों बार बार आकर इन्फेक्ट करता है? हमें जो कॉमन कोल्ड है या फिर जुकाम है, ये इतना फ्रिक्वेंटली क्यों होती है? जब जब सीजन चेंज होता है तब हमें कॉमन कोल्ड होता है. तो क्या इसके लिए हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स नहीं स्टोर होती? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि ये जो कॉमन कोल्ड के वायरसेस होते हैं, ये बहुत जल्दी अपने जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेते हैं. एंड एवरी टाइम आवर इम्यून सिस्टम ट्रीट देम एज अ न्यू वायरस. इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट इज दीज मेमोरी सेल्स आर लॉन्ग लिव्ड. ये हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में आकर स्टोर हो जाते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ. जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स स्टोर रहेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज शो करती है. जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जब सेम ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी सेकेंड टाइम एनकाउंटर करेगी देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी को ही एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं. अब क्या है ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स? आप इस ग्राफ में देखें जहाँ पर एक साइड में लिखा है एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑन द अदर साइड दे आर शोइंग द टाइम, कितने डेज लगते हैं. तो सपोज यहाँ से स्टार्ट करें वेयर वन पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी. हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रोटीन्स को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग अप एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा. तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली स्लोअर देन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स. एक टाइम आएगा जब बॉडी में जितने भी पैथोजेंस हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे.
उसके बाद धीरे धीरे फिर से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन लो हो जाएगा, पर हमारे मेमोरी सेल्स में ये मेमोरी स्टोर्ड है। तो अब जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एनकाउंटर करेगा, तो ये जो मेमोरी सेल्स में स्टोर्ड मेमोरी है, ये इमीडिएटली अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है बहुत ही लार्ज स्केल में, और क्विकली इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। बहुत कम टाइम मिलता है उन्हें रेप्लिकेट करने के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस फॉर अराउंड 5 to 7 days। ये 5 to 7 days लगाता है एंड इट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर देन द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। पर जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो उसमें जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होगा। इज दैट क्लियर? और ये वाली प्रोसेस 1 से 3 days तक ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, उसको पहचानता है, जैसे ही एंटीजन एंटर करेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो इज दैट क्लियर? प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ में आ गया? आपको इसके नोट्स लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हैंड रिटन नोट्स दूंगी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एक चीज याद रखना, प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसी होगी? इट विल बी स्लो। वाई? बिकॉज ये टाइम ले रहा है उसको समझने में। टाइम सेम ऑर्गेनिज्म से बॉडी एनकाउंटर करेगी तो अब जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी क्विक और बहुत ही हाई लेवल का होगा, जहाँ पर एंटीबॉडीज इमीडिएटली इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो यहाँ पर हमारी सारे सिम्टम्स फीवर के शो होते हैं, बट नॉट इन दी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि उससे पहले ही हमारी बॉडी में स्टोर्ड मेमोरी सेल्स इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो आफ्टर डिस्कसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एनसीईआरटी बात करता है लिम्फोसाइट्स के सेल्स की, जो 2 टाइप्स के हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। ये हमने अभी डिस्कस किया। तो ये कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे इम्यून रिस्पॉन्स में, इस बेसिस में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जब बी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में, देन वी कॉल इट एज ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल्स के जितने भी फ्लूइड होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वहाँ जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है वो कहलाता है ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। वहीं दूसरी तरफ जब टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स को डेवलप करेंगे और ये टी सेल्स हमारे सेल्स में होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, देन वी कॉल इट एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। ब्लड में अगर इम्यूनिटी डेवलप होती है तो दैट इज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और जब सेल में कोई इम्यूनिटी डेवलप होगी दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इतना हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कहाँ ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या इनका फॉर्मेशन है, फंक्शन है, डिफरेंट टाइप्स है, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक। देखिए, बोन मैरो में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ सेल्स जाकर थाइमस में माइग्रेट कर जाते हैं और वहीं पर इनका मैचुरेशन होता है। थाइमस कहाँ प्रेजेंट है? थाइमस हमारे हार्ट के पास लोकेटेड होगा, वो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। जिन सेल्स का थाइमस में मैचुरेशन होता है उन सेल्स को हम कहेंगे टी सेल्स। यहाँ पर टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेम सेल्स बोन मैरो में ही रहकर मैच्योर होते हैं और ऐसे सेल्स को हम कहते हैं बी सेल्स। बी हेयर डज नॉट स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। एक्चुअली बी लिम्फोसाइट सबसे पहले बर्ड्स में बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में देखा गया, जहां पर वो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में आकर मैच्योर होते थे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द नेम इज गिवन बी सेल। बोन मैरो में मैच्योर होने के बाद अब ये बी सेल्स माइग्रेट करेंगे लिम्फॉइड टिश्यूज में, जैसे कि स्प्लीन्स, लीवर। वहीं दूसरी तरफ टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होने के बाद अब मूव करेंगे लिम्फॉइड नोड्स और स्प्लीन्स में, साथ ही अब ये ब्लड में भी मूव करेंगे। यहीं पर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा एंड दे विल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ टी सेल्स सच एज टी हेल्पर सेल, टी किलर या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। थर्ड है टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल्स। इन टी सेल्स के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जो किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो जब भी बॉडी में कोई एंटीजन आकर अटैक करेगा, ये टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आइए इसको समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड। जैसे ही बॉडी में एंटीजन ने एंटर किया,
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको इंगल्फ कर लेंगे और ब्रेक करेंगे। साथ ही साथ जो उनके पास रिसेप्टर्स रिकॉग्निशन साइट होती है, वहां पर वो इन एंटीजेंस को अब प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अब ये टी हेल्पर सेल्स इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके साथ ही ये कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे जिन्हें हम कहते हैं साइटोकाइंस। These cytokines will stimulate B cells to produce antibodies। वे B cells को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दें। दूसरी तरफ साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि वो आने वाले एंटीजेंस को इंगल्फ करना शुरू करें। एंड तीसरी तरफ वो टी किलर सेल, जिसको हम टी साइटोटॉक्सिक सेल भी कहते हैं, वो उनको स्टिमुलेट करेंगे ताकि ये पैथोजेंस को किल करना शुरू करें। एज अ नेम सजेस्ट, टी किलर सेल kills the pathogen that enters the body. Now after that, अभी जो टी हेल्पर सेल है ये साइटोकाइंस रिलीज करके सबसे पहले बी सेल को स्टिमुलेट करेगा। बी सेल्स स्टिमुलेट होते ही ये दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग और डिफरेंशिएट होंगे मेमोरी सेल्स में एंड प्लाज्मा सेल में। मेमोरी सेल क्या करेगी, इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ये मेमोरी स्टोर करके रख लेगी ताकि सेकेंड टाइम जब ये सेम एंटीजन आए तो ये पहले से इसके पास जो मेमोरीज हैं उसके साथ ही ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दे। वहीं दूसरी तरफ जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये रैपिडली मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो इस तरह बी सेल्स प्रोवाइड करती हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। वहीं दूसरी तरफ टी सेल से जो इम्यूनिटी हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ लेट्स कम बैक टू द एनसीईआरटी, जहां पर वो बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की। तो जैसे ही पैथोजन से एनकाउंटर करेंगे दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, और इस प्रोटीन्स को हमने कहा एंटीबॉडीज। दिस इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी विच इज मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स, जिसमें से 2 चेन्स होती हैं लाइट चेन्स। आप इस इमेज में देखिए, दिस इज द फर्स्ट चेन एंड दिस इज द सेकेंड चेन। ये दोनों चेन्स लाइट वेटेड हैं, छोटी हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन लाइट चेन। और दूसरी तरफ इनके पास 2 लॉन्गर हैवी चेन्स होती हैं, दिस इज द थर्ड चेन एंड दिस इज द फोर्थ चेन, जो कि बड़ी है, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन हैवी चेन्स। तो अब इनके पास 2 हैवी चेन्स हैं एंड 2 लाइट चेन्स हैं, इसीलिए हम इनको H2L2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और ये चारों चेन्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं। There are different type of antibodies which are produced in our body such as IgA, M, E, G। तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने देखा इम्यूनल इम्यूनिटी हमें कौन प्रोवाइड कराता है, बी सेल्स। और बी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल रीजन्स। अब ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे और डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अकेला ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेजेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब ये मदर की बॉडी से फीटस में रीच कर सकता है। तो जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होगा उसके पास जो इम्यूनिटी होगी उसके लिए आईजीजी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आफ्टर दैट दिस इज द मेन इम्यूनोग्लोबिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले आकर एक्टिवेट होगा। मतलब जैसे ही एंटीजन दोबारा बॉडी पर अटैक करेगा सबसे पहले आईजीजी एक्टिवेट होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। इसका स्ट्रक्चर है मोनोमेरिक, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा एंटीबॉडी का। नाउ द सेकंड वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए विच इज डायमेरिक, या ये मोनोमेरिक भी हो सकते हैं। डायमेरिक स्ट्रक्चर में 2 एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। नाउ ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और पैथोजेंस को हमारी मेम्ब्रेन में अटैच नहीं होने देते। अटैच नहीं हो पाएंगे तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे और वो कॉलोनीज का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे। Besides that, they are found in saliva, tears and the breast milk। तो breast milk में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉम। फर्स्ट 1 से 6 डेज में मदर का मिल्क कोलेस्ट्रॉम से रिच होता है एंड दैट कोलेस्ट्रॉम कंटेन IgA एंटीबॉडी। तो ये वही एंटीबॉडी है जो मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में ट्रांसफर होता है और बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आने वाले पैथोजन से फाइट कर सके। सो बेबी रिसीव्स IgA एंटीबॉडी फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द मदर्स। नाउ द थर्ड इज इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये होते हैं मोनोमेरिक जस्ट लाइक IgG और ये
बी लिम्फोसाइट्स के रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अभी हमने इमेज देखी थी, बी लिम्फोसाइट में जो एंटीबॉडीज अटैच्ड होंगे वो कौन से होंगे? IgD। नाउ द फोर्थ वन इज IgE। इसका स्ट्रक्चर होगा मोनोमेरिक जस्ट लाइक G एंड D, और ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने देखा होगा जब किसी को एलर्जी होती है तो इचिंग हो जाती है, बॉडी में रैशेज आने लगते हैं, उन सब के लिए IgE रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके साथ ही ये मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को भी स्टिमुलेट करके इनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज IgM। IgM इज मोनोमेरिक या फिर ये पेंटामेरिक भी हो सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। और ये मेन एंटीबॉडी है। जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी पर एंटर करेगा तो सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जो देता है दैट इज IgM। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए IgG रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए IgM रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ immunoglobulins which is produced by the B cells. Now let's come back to the previous slide और अब हम बात करेंगे T cells की। Now let's discuss about the cell mediated immunity जो हमें प्रोवाइड करते हैं T lymphocytes या फिर T cells। कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ये बोन मैरो से ओरिजिनेट हुए, थाइमस में मैच्योर हुए, लिम्फोइड नोड्स पर आकर मल्टीप्लाई हुए, डिफरेंशिएट हुए, एंड देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ these four different kind of T cells. The first one is T helper cell जो कि सबसे important है, then second है T killer cell, third is T suppressor and the fourth is T memory cells. तो सबसे पहला है T helper cell। जैसे ही ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के कांटेक्ट में आता है, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, साइटोटॉक्सिन्स जाकर बी सेल्स, टी किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस को मैसेजेस देगी। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं हम टी किलर या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की। दोनों सेम है, इसको हम किलर सेल या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कह सकते हैं। अब देखिए जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं ये काफी कुछ नेचुरल किलर सेल्स की तरह काम करते हैं। अब टी सेल्स जैसे ही इन्फेक्टेड सेल के कांटेक्ट में आएगा, ये टी सेल दो डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स रिलीज करेगा, जैसे परफोरिन्स एंड ग्रेन्जाइम्स। अब ये परफोरिन्स जाकर इन्फेक्टेड सेल के मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएंगे और इसके सेल्स को परफोरेट कर देते हैं। परफोरेट का मतलब उसमें छेद कर देंगे। अब क्या होगा? जो ग्रैंजाइम सिक्रीट हुए थे by the T killer cells, now these granzymes will be able to enter the cells through these pores. अब ये ग्रैंजाइम एंटर करेंगे इनसाइड द सेल और इसके बाद ये सेल्स को मैसेज देते हैं टू अंडरगो एपोटोसिस। Now there are two terms, apoptosis and lysis. We have already discussed this in our previous video. अगर कोई वायरस, सपोज वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसके अंदर बहुत सारे वायरस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर सेल का लाइसिस होता है तो क्या होगा? ये वायरस बाहर निकल जाएंगे और दूसरे नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ लाइसिस। पर जब एपोटोसिस होगा, एपोटोसिस में सेल के साथ साथ सेल के अंदर प्रेजेंट वायरसेस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोटोसिस एंड लाइसिस। और टी सेल्स क्या करेंगे? They'll message the cell to undergo apoptosis and this is how। now T killer सेल के एक्टिवेशन के बाद जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो तो मर गए, पर अब टी किलर सेल इतना ज्यादा एक्टिव हो रखा है कि वो अपने खुद के सेल्स को मारना शुरू कर देता है। तो इसी में काम करेगा अब टी सप्रेसर सेल। जैसा कि इसका नेम बता रहा है सप्रेसर, ये सप्रेस करेगा टी किलर सेल की एक्टिविटीज को और उसको बोलेगा कि अब स्टॉप होना है, अपने खुद के सेल्स को किल नहीं करना। और हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव होने से रोकते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। इसके बाद द फोर्थ वन इज टी मेमोरी सेल्स। जस्ट लाइक बी सेल्स, टी सेल्स भी कुछ मेमोरी सेल्स बनाकर स्टोर कर लेते हैं ताकि जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन आएगा तो जो इसका रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी फास्टर and stronger. This is how vaccines also works to protect us against a different kind of infection. So it was all about cell mediated immunity and the humoral immunity. Now let's come back to our NCERT page where they are discussing about the cell mediated immunity जिसको T lymphocytes provide कराती हैं। अब कई बार persons के body organs जैसे कि heart, आई, लिवर, किडनी, कोई भी बॉडी पार्ट जब नॉर्मली काम नहीं करता, फेल हो जाता है, तो ज़रूरत पड़ती है किसी डोनर की जो इस ऑर्गन को डोनेट कर सके।
तो जो भी ऑर्गन डोनेट होता है दैट ऑर्गन इज कॉल्ड ग्राफ्ट. इट इज अ ऑर्गन विच हैज बीन डोनेटेड बाय द डोनर. ओके, तो जो ये डोनर होगा इट शुड बी सुटेबल. इसके साथ बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि टिश्यू का टेस्ट होगा, टिश्यू मैच किए जाएंगे, ब्लड ग्रुप मैच किए जाएंगे. इसके अलावा भी कई बार पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट हीज या फिर हर लाइफ. आप समझ रहे हैं, हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी बाहर से आने वाली चीज़ हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती और वो उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है. तो इसीलिए जब किसी पर्सन का कोई ऑर्गन जब हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है तो हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, एंड द आंसर विल बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. इसके बाद एनसीईआरटी बात करता है टू डिफरेंट टाइप के एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम कोई खास रोल प्ले नहीं करता. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन पैसिव इम्यूनिटी. तो चलिए एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इट कैन बी एक्टिव इम्यूनिटी और इट कैन बी अ पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव में क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. एंड अगेन देयर आर टू टाइप्स, आइदर इट कैन बी अ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और इट कैन बी अ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. तो नेचुरली एक्वायर्ड में क्या होगा, जो अब तक हमने पढ़ा, हमारी बॉडी किसी पैथोजन से एनकाउंटर करेगी, उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स डेवलप होंगे, फाइट करेंगे, और ये जो हमें इम्यूनिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की. यहाँ पर हमारी बॉडी में वैक्सीन इंसर्ट किए जाते हैं, इसके इंजेक्शंस लगते हैं. कोरोना के टाइम पर हम सबको वैक्सीन के इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे. तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई वायरस है उसको इनएक्टिव किया जाता है, और तो ऐसे इनएक्टिव पैथोजेंस को हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है. इससे क्या होगा, ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनएक्टिव हैं, कमजोर हो चुके हैं, डिजीज नहीं कॉज कर सकते, पर ये हमारी इम्यून सिस्टम को जरूर स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दे. तो अब जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और इस इनएक्टिव पैथोजन को मार देगा. साथ ही अब बाहर से आने वाले एक्टिव पैथोजेंस के लिए भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं. तो दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क. Now, this type of immunity is called artificially acquired एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है. इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की. पैसिव इम्यूनिटी में देयर आर टू टाइप्स. नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज द फर्स्ट वन, जहां पर मदर की बॉडी में बन रहे एंटीबॉडीज पैसिवली फीटस में ट्रांसफर होते हैं थ्रू प्लेजेंटा. और ये कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, दैट इज IgG. इसी तरफ बेबीज को, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मदर की बॉडी में बन रहे एंटीबॉडीज को भी रिसीव कर सकते हैं. न्यू मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है एंड दैट कोलेस्ट्रम इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन A. और दूसरी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. यहाँ पर ये बने बनाए एंटीबॉडीज किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से पेशेंट्स के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, और इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. तो जो एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है ये स्लो होगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, पहले एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा. स्लो तो होंगी पर ये लॉन्ग लास्टिंग भी होंगी, क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में इसके लिए मेमोरीज डेवलप हो चुकी होंगी. पर जो पैसिव इम्यूनिटी है ये फास्ट होती है, ये प्रोसेस फास्ट होगी क्योंकि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, तो वो टाइम बच गया एंटीबॉडीज बनाने का. पर ये प्रोसेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, शॉर्ट लिव्ड होगी. जैसे ही ये एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगे, इनके साथ ये इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है.
So it was all about the different kind of acquired immunity like active and passive. And chemically, antibodies are globular proteins. Globular means they have spherical structure. Just have a look in this image where you can see these protein molecules are spherical in shape, and that is the reason why the name is given globular proteins. Now they form about 17 to 20% of the total proteins which is found in the blood serum. Blood serum is the liquid part of our blood. Now these antibodies belongs to the class of gamma globulin serum proteins. They are found in the serum, but the class is gamma globulin serum protein, and that is the reason why the name is given immunoglobulins. In short, we can represent it as IG. These immunoglobulins are produced by the lymphocytes. We already know there are two type of lymphocytes, B cells and T cells. So B cells are producing antibodies. Antibodies are made up of two long chains which are called heavy chains and two short chains which are called light chains. So we can represent them as H2 and L2. H here stands for heavy chain, 2 is the number of chains. Similarly, L for light chain and 2 is the total number of chains. So in total, there are 4 peptide chains are present in the antibodies. These orange colored part represents the constant region which is responsible for determining the class of immunoglobulin. This is very important. Constant region is responsible. And what are the different classes of immunoglobulins? It is like IgA, IgG, IgE, IgM and IgD. We have already discussed the different function of these different kind of immunoglobulins in our previous video. Now after that, this blue colored part is called variable regions, and this is the antigen binding site where the antigens are actually binds to this surface. Now these heavy and light chains of the antibodies are connected to each other with the help of disulfide bonds. There are total 16 disulfide bonds are present in between these antibodies. Now the question arises, what makes these antibodies so specific for their antigens? Actually, the variable region is responsible for making it specific. This variable region contains a unique sequence of amino acids that forms the antigen binding site which recognizes and binds to the specific antigens. Now, the N-terminus domains of the heavy chains are called Fab region, that is fragment antigen binding region, and it binds to the specific antigens. Whereas the C-terminus domain of these heavy chains are called FC region, that is fragment crystallizable region, and it interacts with the cell surfaces. Now, what is these cell surface receptors? These are actually the proteins which are found on the surface of certain cells. As you can see in this image, FC receptors are the protein molecules, and it can be seen in certain cells such as B cell, macrophages, natural killer cells, neutrophil, basophil, eosinophil, etc. Okay, so these proteins are found in the receptor cell. So the C terminus region of the antibody binds to the effector cell, whereas the N terminus antibody binds to the antigens. Is that clear? Now the second role of this C terminus region is to activate the immune system. So just like heavy chains, light chains are also having two domains. The first one is responsible for recognizing the antigen sequences, and the second domain is responsible for stabilizing the structure of antibody. In both these chains, they have antigen binding site, and this region is responsible for stabilizing the structure of antibodies. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired means it will be received after birth. ये पेरेंट्स से प्रोजेनीज में जेनेटिकली ट्रांसफर्ड नहीं होते, इट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इम्यूनो स्टैंड्स फॉर इम्यून सिस्टम. डेफिशिएंट मींस लैकिंग. इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स की कमी हो जाएगी. सिंड्रोम स्टैंड्स फॉर द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. बिकॉज ऑफ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो चुका है, तो बहुत सारे ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में अटैक करके हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सो वी कैन डिफाइन एड्स एज अ क्रोनिक potentially life-threatening condition that damages our immune system and interferes with the ability to fight with the different kind of infection and disease. Now, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो it was first of all reported in 1981 in USC, but in India it was reported in 1986, और इंडिया में सबसे पहले ये चेन्नई में रिपोर्ट किया गया. Last 25 years में it killed more than 25 million people.
इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये एड्स कितना डेडली हो सकता है। The causative agent of AIDS is HIV, and the full form of HIV is human immunodeficiency virus. Very important from the exam point of view. अब ये HIV रेट्रोवायरस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। रेट्रोवायरस ग्रुप्स क्या हैं आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, वो होता है RNA. They don't contain DNA, but they contain RNA as their genetic material. Again, this is also very important point. Now, HIV virus two different types के हो सकते हैं. It can be HIV-1 and HIV-2. अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो HIV फर्स्ट होते हैं, they contain 8 genes in their genetic material, whereas HIV-2 contain 9 genes in their genetic material. They both have zoonotic origins. इसका मतलब ये एनिमल से ओरिजिनेट हुए हैं। माना जाता है कि HIV-1 चिंपैंजी से और HIV-2 मंकी से ओरिजिनेट हुए हैं। HIV वायरस का लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर इन देयर डायमीटर। HIV वायरस के बाहर प्रेजेंट होता है एक एनवेलप विच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, एंड दीज एनवेलप्स हैव अ स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स which is made up of two subunits. The first one is GP41 जो कि membrane में embedded होगा, as you can see in this image. That's why the name is given transmembrane glycoprotein क्योंकि ये membrane में embedded है। एंड दूसरा सब यूनिट विच इज GP120 वो सरफेस में प्रेजेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स। Now these two different kind of proteins are encoded by the ENV genes which is present on the RNA genome. Spikes का एक सबसे important role है कि ये host को recognize करने में help करते हैं। अब HIV वायरस को कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल को जाके इन्फेक्ट करना है? तो these spikes will help them to recognize their host cells. अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है दैट इज P17, उसके बाद आता है न्यूक्लियोकैप्सिड 6, न्यूक्लियोकैप्सिड 24 एंड P7 जो कि RNA जीनोम में एम्बेडेड होंगे. सो दीज आर द डिफरेंट प्रोटीन्स लेयर विच आर इनकोडेड बाय द गैग जीन्स. दिस रीजन इज कॉल्ड वायरल कोर, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे उनके जीनोम की. तो HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें प्रेजेंट होते हैं दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. This is the first single stranded RNA. This is the second single stranded RNA. Besides that, इनके पास 3 different type के enzymes होते हैं such as integrase enzyme, reverse transcriptase enzyme and protease enzyme. इन enzymes का function हम तब discuss करेंगे जब हम HIV की life cycle के बारे में बात करेंगे. So let's discuss the replication of retrovirus. This is a diagram of HIV virus. HIV के पास एक प्रोटीन है सरफेस में दैट इज GP120 और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ CD4 प्रोटीन से ही जाकर बाइंड हो सकते हैं, एंड these CD4 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेजेस ऑफ द होस्ट सेल्स. तो जब HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करेगा तो जहां भी उसे CD प्रोटीन्स दिखेंगे GP120 आकर इनसे अटैच हो जाएंगे एंड दे विल बाइंड टू द मैक्रोफेजेस, as a result of which the outer membrane of the virus and the immune cell will fuses together और वायरस अपने सारे कंटेंट मैक्रोफेजेस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं. हम सबको पता है कि वायरसेस के पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड दे कंटेन 2 कॉपीज ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. पर हमारी बॉडी में DNA प्रेजेंट होता है और ये DNA ट्रांसक्रिप्शन के बाद RNA और ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. तो यहाँ पर RNA से DNA बनने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये वायरस के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से वापस DNA का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डिसॉल्व कर देगा और उसके बदले प्रोड्यूस करेगा एक अनदर single stranded DNA which will bind together, and now it results into the formation of double stranded DNA. So this is the role which is played by the reverse transcriptase enzyme. इसने क्या किया? single stranded RNA से double stranded DNA का formation कर लिया. Now there is another enzyme जिसका नाम है integrase enzyme. इसका काम है होस्ट DNA को कट करना. तो ये क्या करेंगे?
पहले तो होस्ट डीएनए को कट करेंगे। इसके बाद ये जो वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने बनाया है, इसको जाकर होस्ट सेल के साथ ज्वाइन करना। नाउ दीज वायरल डीएनएज गेट इनकॉर्पोरेटेड विद द होस्ट डीएनए। नाउ जब भी सेल्स प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, वो अपने साथ प्रेजेंट इस वायरल डीएनए को भी ट्रांसक्राइब करेंगे और उससे भी एमआरएनए प्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी एमआरएनए बनेगा, इसके पास होस्ट का एमआरएनए और वायरल एमआरएनए दोनों प्रोड्यूस होगा। अब इस एमआरएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, सो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोटीन व्हिच कंटेन होस्ट प्रोटीन एज वेल एज दिस वायरल प्रोटीन। इस वायरल प्रोटीन के पास वो सारी चीजें हैं जो कि इस एचआईवी वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। जैसे इनके पास एनवेलप बनाने के लिए प्रोटीन्स हैं, देन कैप्सिड्स बनाने के लिए प्रोटीन्स हैं, आरएनए के लिए दे नीड प्रोटीन। सो दीज प्रोटीन्स आर देयर टू प्रोड्यूस दीज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वायरसेस। पर अभी ये यूजेबल फॉर्म में नहीं है। इस प्रोटीन को यूज नहीं कर सकते टू मेक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरसेस। तो इसके लिए अब एचआईवी वायरस एक और एंजाइम कैरी करके लाता है जिसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम। ये प्रोटीएज एंजाइम इस वायरल प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे। उसके साथ ही अब इन प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स G120 भी बनाएंगे। वो G120 membrane की तरफ मूव करेंगे। So GP120 protein will move towards the cell surface and it pops out the cell membrane and it forms the curvature. So these GP120 will be utilized to make the spikes of the HIV virus, and all the parts of the protein will be assembled to form a viruses, and it slowly buds out of the immune cell and it results into the formation of न्यू एचआईवी सेल। तो दिस इज द रीजन कि एचआईवी वायरस का सेल मेम्ब्रेन और हमारे सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होते हैं। नाउ दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड एचआईवी वायरस विल एंटर आवर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड में प्रेजेंट होंगे टी हेल्पर सेल्स। तो अब ये एचआईवी वायरस जाके टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। ये इनके अंदर एंटर करेंगे, रेप्लिकेट होंगे और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, टी हेल्पर सेल्स को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है। टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइन्स रिलीज करके बी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड टी किलर सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो अपना अपना काम शुरू करें। बी सेल्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। मैक्रोफेजेस और टी किलर सेल्स एंटीजेंस को किल करने का काम करेंगे। ठीक है, पर जब एचआईवी वायरस हेल्पर सेल्स को ही इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो इसकी वजह से टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा इन आवर ब्लड स्ट्रीम। सो एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल्स को ही इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब टी हेल्पर सेल्स बाकी सेल्स को मैसेज नहीं भेज पाएगा कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए अब इम्यून रिस्पॉन्स भी शो नहीं होगा। नो इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी शोन बाय द पर्सन हु हैज बीन इन्फेक्टेड विद द एचआईवी वायरस। तो अब जब ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन जो एचआईवी से इन्फेक्टेड हैं, अगर उनकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट आकर अटैक करता है, तो इनकी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं होगा अगेंस्ट दीज ऑर्गेनिज्म, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर दिस पर्सन। Now let's discuss the different ways by which HIV can be transmitted from infected person to healthy person. आपको एक चीज याद रखनी है कि HIV के वायरस हमेशा बॉडी के फ्लूइड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी फ्लूइड एक्सचेंज होगा बिटवीन इन्फेक्टेड पर्सन एंड हेल्दी पर्सन, तब चांसेस है कि HIV के वायरस भी ट्रांसमिट होंगे। अब ये फ्लूइड कैसे एक्सचेंज हो सकता है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई सिरिंज यूज की और फिर वही नॉन स्टेराइल सिरिंज किसी हेल्दी पर्सन ने यूज करी, देन ऐसे में द फ्लूइड कैन बी एक्सचेंज एंड दिस HIV वायरस कैन ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नाउ द सेकंड वे इज व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट एंड शी इज HIV पॉजिटिव, तो उसके प्लेजेंटा के अंदर जो बेबी है दैट कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड फ्रॉम HIV वायरस, क्योंकि जो प्लेजेंटल फ्लूइड का एक्सचेंज होगा बिटवीन मदर एंड द बेबी, that can also leads to the transmission of this HIV virus. Breastfeeding, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो मिल्क के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं बेबी में। थर्ड इज बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड और उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी हेल्दी पर्सन पे चढ़ा दिया जाए, then also this HIV can be transmitted, and the same thing can happen with the organ transplantation as well.
किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऑर्गन को भी अगर हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है. And the last method is by unprotected sex because vaginal fluid and semen is also a body fluid. तो इसमें भी HIV के वायरस होंगे, तो इसके थ्रू भी HIV कैन बी ट्रांसमिटेड. सो वी कैन से दैट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में HIV ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसलिए इसको एसटीडीज भी कहा जाएगा. एसटीडीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो जो भी इसके ट्रांसमिटिंग मोड हैं इनको रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए तो HIV प्रिवेंट हो सकता है. कैसे हो सकता है? बाय यूजिंग स्टेराइल सीरिंज, टूल्स यूज ना करें इन्फेक्टेड पर्सन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर ब्लड बैंक शुड मेक श्योर कि ब्लड कलेक्ट करते वक्त उस पर्सन को HIV ना हो. एसटीडीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बाय यूजिंग डिफरेंट बैरियर्स सच एज कॉन्डम्स. It can prevent the exchange of fluid between these two persons and up to a certain extent they can prevent the sexually transmitted disease. Now let's discuss the symptoms of AIDS. सबसे पहले मैक्रोफेजेस इन्फेक्ट होंगे तो उस पीरियड को कहा जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड, जहां पर बॉडी में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. ये अपेयर होंगे, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगे, फिर अपेयर होंगे एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस लाइक अराउंड मंथ्स टू ईयर्स. धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलना शुरू होगा, टी हेल्पर सेल्स में भी इन्फेक्शन फैलेगा. अब सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होने शुरू हो जाएंगे एंड दीज सीवियर सिम्टम्स इंक्लूड्स लाइक फीवर एंड मसल पेन. सर दर्द होगा, बहुत ज्यादा पसीना आना, मुंह में छाले हो सकते हैं, ईस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ सकती है. व्हाट इज लिम्फ ग्लैंड? बीन शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट सब्सटेंसेस को फिल्टर करने का काम करते हैं. डायरिया इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि लूज मोशन की वजह से भी एड्स पेशेंट की डेथ हो सकती है. देन भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है. सो इम्यून सिस्टम के वीक होने से ये सारे सिम्टम्स ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएंगे और जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्म एटसेट्रा, they will become life threatening for the people who are suffering from AIDS because they can cause the diseases such as tuberculosis या फिर निमोनिया हो सकता है. तो ये ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया की वजह से भी ये पर्सन की डेथ हो सकती है. नो HIV को डायग्नोस करने के लिए एलिसा टेक्निक यूज की जाती है एंड द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जहां पे पेशेंट का ब्लड सैंपल चेक किया जाता है to detect the presence of antibodies against the HIV virus. क्यों एंटीबॉडीज चेक कर रहे हैं? अगर पेशेंट की बॉडी में HIV के एंटीजेंस हैं तो ऑब्वियसली एंटीबॉडीज भी बने होंगे. अगर ये एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV. नहीं डेवलप हुए तो HIV नेगेटिव होंगे. इसके टेस्ट में इस तरह की किट यूज की जाती है. दिस प्लेट इज कॉल्ड माइक्रोटाइटर प्लेट और इस माइक्रोटाइटर प्लेट में कलर डेवलपमेंट के बेसिस में पता चलता है whether the person is HIV positive or HIV negative. Now let's discuss about the treatment of HIV virus. There is no specific treatment for HIV क्योंकि उसके पास जो सरफेस में प्रोटीन है GP120 वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने आप को चेंज करता रहता है. तो इसकी वजह से इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाती. बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट दिस डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट. इसमें सबसे पहले प्रोटीएज इनहिबिटर एंजाइम्स यूज किए जाते हैं. प्रोटीएज इनहिबिटर मतलब ये प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे. अब प्रोटीएज का फंक्शन क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करना. तो प्रोटीज इनहिबिटर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन नहीं बनेगा तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा एंड द वायरसेस वोंट बी एबल टू रेप्लिकेट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेथड इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मेथड. यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया जाता है. अब इस एंजाइम का काम क्या है? आरएनए से डीएनए का डेवलपमेंट करना. अब जब वो ही इनहिबिट हो गया तो आरएनए के वायरसेस रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे. दे वोंट एबल टू मल्टीप्लाई एंड दिस इज हाउ इट विल स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस. तीसरा मेथड है कॉफी बीन्स. कॉफी बीन्स यूज करके भी इस वायरसेस के रेप्लिकेशन को कुछ हद तक रोका जा सकता है. इन ट्रीटमेंट्स के बाद भी वो पर्सन पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता. इसीलिए सबसे जरूरी है ऐसे पर्सन को एकदम स्टेराइल इन्वायरमेंट में रहना, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि कोई छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसको डिजीज कॉज ना कर सके.
Cancer is also known as malignancy. It is a condition or we can say ये वो disease है जहां पर cells out of control होकर divide करना शुरू कर देते हैं and they proliferate without any differentiation. Now what does this term differentiation means? देखिए जब भी cell divide होते हैं तो दे डेवलप इनटू टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स में। पर जब सेल किसी टिश्यू या ऑर्गन में डेवलप ना होकर unnecessarily डिवाइड होते रहें तो दे रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स that is called tumor and this condition is called cancer. Before understanding the concept of cancer in detail, it is important to know the reason why the cells actually divides. So let's discuss the reasons of cell divisions and the first one is growth. देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बच्चों से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, फिजिकल ग्रोथ देखी जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। और आपको ये चीज याद रखनी है कि चिल्ड्रन में सेल डिवीजन हमेशा उनका रेट बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी एडल्ट्स। बिकॉज एडल्ट्स की बॉडी में सेल डिवीजन सिर्फ तब होता है जब किसी डेड या इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करना हो। नाउ द सेकंड रीजन ऑफ सेल डिवीजन इज रिपेयर। जब किसी इंजर्ड या डेड सेल को रिप्लेस करना हो तब सेल डिवीजन होगा। एंड द थर्ड reason is reproduction. Now this is a cell cycle which is showing different phases of the cell cycles. The first one is G1 phase जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फिर S phase में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, G2 फेज में वो सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस में सेल्स का एक्चुअल में अब डिवीजन होता है इनटू टू न्यू सेल्स। और जब सेल डिवीजन की जरूरत नहीं होती तो सेल एक जी नॉट फेज में आकर अरेस्ट हो जाते हैं और ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, बट दीज सेल्स विल नाइदर डिवाइड नॉट दे विल प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन। ना तो वो प्रिपेयर करेंगे सेल डिवीजन के लिए, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं करेंगे, दे विल स्टे इन दिस पोजीशन और बाद में ये मर जाएंगे। आफ्टर दैट दे विल डाई एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। आई एम राइटिंग हियर बिकॉज जगह नहीं है। तो एपोप्टोसिस इज अ कंडीशन जहां पर सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद मर जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर सेल्स। कुछ सेल्स परमानेंटली जी नॉट फेज में अरेस्ट हो जाते हैं, बट कुछ सेल्स जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो वापस दे कैन स्टार्ट द सेल डिवीजन। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है, दे डाई। अब कैंसर तब स्टार्ट होता है when the cell starts growing out of control and instead of dying they grow and they form new cells or we can say abnormal cells and they can invade other tissues which results into the formation of tumor और इसी कंडीशन को कहा जाता है cancer. Is that clear? We can also represent the cell divisions with the help of diagram where this is a normal cell डिवाइड करते हैं और नॉर्मल सेल्स के डिवीजन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं सेल डिवीजन रुक जाता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। उसकी साइड की लेयर हमें कुछ सिंगल लेयर फॉर्म में दिखेगी विच इज अ मोनो लेयर दैट इज वन सेल थिक होगी। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन और एक टाइम के बाद ये सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाएंगे। कैंसर सेल्स में सेल डिवीजन डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, सेल्स डिवाइड करेंगे, जब भी कोई सेल कार्सिनोजेनिक बन जाए दैट इज कैंसर वाला सेल बन जाए और वो डिवाइड कर रहा हो तो उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता एंड द सेल्स विल कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सेल्स। अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, जहां पर सेल्स एक दूसरे के ऊपर ग्रो कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड फोकस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैंसर और इस आउटग्रोथ को हम कहेंगे ट्यूमर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैंसर सेल के कैरेक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि कैंसर सेल्स अनकंट्रोल होकर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, देयर आर मेनी रीजंस लाइक कैंसर सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं होते। व्हाट आर दीज एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स? तो ग्रोथ फैक्टर्स या तो प्रोटीन हो सकते हैं या फिर हार्मोन्स हो सकते हैं। ये सेल को सिग्नल देंगे कि अब उन्हें डिवाइड होना है या फिर ग्रो होना है एंड द सेल विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। इस इमेज में देखें जहां पर ग्रोथ फैक्टर इज प्रेजेंट इन द मीडियम, ये ग्रोथ फैक्टर जाकर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से सेल स्टिमुलेट होंगे एंड दीज सेल्स विल ग्रो एंड दे डिवाइड। वेयरएज कैंसर सेल ग्रोथ फैक्टर के एब्सेंस में खुद के ऑटोक्राइन सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑटोक्राइन सिग्नल्स जाकर ऑटोक्राइन सिग्नल रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगी जिसकी वजह से सेल्स स्टिमुलेट होंगे एंड दीज सेल्स विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड दे विल डिवाइड।
बिकॉज दीज कैंसर सेल्स आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन सिग्नल, तो वो जितना मन चाहे उतना डिवाइड कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल रिजल्ट इन टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर और कैंसर. And the next point is they have lost the property of contact inhibition. देखिए contact inhibition वो प्रोसेस है जहां पर दो सेल्स जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे they will stop dividing. पर कैंसर सेल्स ये वाली प्रॉपर्टी लूज कर देता है. सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी स्लिप ओवर हो जाते हैं एंड दे कीप्स ऑन डिवाइडिंग लाइक दिस. This is called contact inhibition. Now after that, due to repeated division, they forms a large mass of cell. इसको हम कहेंगे ट्यूमर. Okay, so this mass of cell is called tumor. अब ये क्या होगा, ट्यूमर में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है जो कि कैंसरस हो चुके हैं, अब ट्यूमर में प्रेजेंट कैंसरस सेल्स ब्लड के मीडियम से फ्लो करके बॉडी की एक पार्ट से दूसरे टिश्यूज में जाकर मूव कर सकते हैं और वहां पर इन सेल्स को भी कैंसरस बना सकते हैं, इनमें भी ट्यूमर कॉज कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ द लास्ट पॉइंट इज these tumors are of two types. Either it can be a benign tumor और इट कैन बी अ malignant ट्यूमर. तो अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बेनिग्न ट्यूमर एंड malignant ट्यूमर. दोनों ट्यूमर है, इसका मतलब दोनों सेल के अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से हुए हैं, but they are different from each other. How? Like benign tumor are non-cancerous. ये बॉडी में फैलता नहीं. It will not spread from one part of the body to other part. Whereas malignant tumor cancerous होते हैं, ये बॉडी के एक पार्ट से जाकर दूसरे पार्ट पर मूव कर सकते हैं. After that, the second point is they do not show metastasis. benign tumor metastasis show नहीं करते, पर malignant tumor metastasis show करते हैं. What is metastasis? It is a property of the cancerous cell to move from one place to other place through blood, और जहां पर ये पहुंचेंगे वहां पर भी टिश्यूज के बाकी सेल्स में कैंसर कॉज कर सकते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर ट्यूमर. Is that clear? So that the next property of benign tumor is they are non-invasive. क्योंकि दूसरे टिश्यूज को जाकर इन्वेड नहीं कर रहे, दूसरे टिश्यूज में इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, इसलिए दे आर नॉन इन्वेजिव. पर मेलिग्नेंट ट्यूमर दूसरे टिश्यूज में जाकर इन्वेड करेंगे, उनके अंदर ग्रो करेंगे और वहां पे टिश्यूज को भी कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. After that, the next property of benign tumor is they shows limited adherence. That means ये नॉर्मल सेल से थोड़ा ज़्यादा डिवाइड तो करेंगे, बट सर्टेन साइज को अटेन करने के बाद इनमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी. Whereas malignant tumor does not show any adherence and the cells will keeps on dividing again and again, that results into the formation of tumor which can be life threatening and it can spread from one part to other part. After that, it is less fatal to body क्योंकि ये एक localized area में रहेगा, ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा. सो बेनिग्न ट्यूमर उतना ज्यादा फेटल नहीं होता, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है. वेयर एज मेलिग्नेंट ट्यूमर क्योंकि ये दूसरे टिश्यूज को भी जाकर इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए ये फेटल होता है. अब बेनिग्न ट्यूमर के एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे वॉर्ड्स हो गया, हमारे फेस पे जो मूल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्यूमर. कई बार सिस्ट देखा जाता है बॉडी में, जो कि है बेनिग्न ट्यूमर का एक एग्जाम्पल. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स. कैंसर बॉडी के किस टिश्यू को अफेक्ट करता है, इसके बेसिस में भी कैंसर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. अब उसमें टिश्यू के नाम के बाद ओमा सिफिक्स ऐड करके नेम ऑफ कैंसर कैन बी जनरेटेड, लाइक कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, lipomas. These are the examples of different type of cancers. Now let's discuss the first one, that is carcinomas. Carcinomas are the cancer जो epithelial tissues में होते हैं. अब ये epithelial tissues कहाँ पे present होंगे? मोस्टली मोस्ट ऑफ द ऑर्गन या फिर टिश्यू के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू. अब आप इस इमेज में देखें जहां पर दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज एंड द नेम इज रिटन इन द ब्लैक कलर. इन सब के आउटर मोस्ट लेयर में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है. तो ये है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेमोरी ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज आवर हेड एंड नेक सेंटर, और ये है हमारा पेनक्रियास वाला पार्ट.
तो अब इनमें अगर कैंसर होता है तो दैट नेम इज गिवन इन द रेड कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर पेनक्रियाज में होता है दैट विल बी नोन एज पेनक्रिएटिक कैंसर, स्टमक में गैस्ट्रिक कैंसर, किडनी कैंसर, एंडोमेट्रियम में होगा तो एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट में होगा तो दैट विल बी नोन एज ब्रेस्ट कैंसर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है तो दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर, हेड एंड नेक वाले म्यूकल रीजन पर होगा तो दैट इज कॉल्ड हेड एंड नेक कैंसर। नाउ आफ्टर दैट ये सारी किस कैटेगरी में आती हैं? इट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्सिनोमास, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज में होंगी और एपिथेलियल टिश्यूज इन सारे ऑर्गन्स के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज सार्कोमास। नाउ सार्कोमास मेसोडर्मल टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं और ये हमारे सपोर्टिव और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अगर आप इस इमेज में देखें तो कुछ टिश्यूज हैं सच एज लिम्फ वेसल्स, मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, ब्लड वेसल, फैट्स और नर्व्स। इन सारे टिश्यूज में अगर कहीं कैंसर होता है तो दैट इज नोन एज सार्कोमास। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाइक बोन ट्यूमर, मसल ट्यूमर, कैंसर ऑफ lymph nodes. Now the third type of cancer is lymphomas. Lymphomas mostly lymphatic tissues को अफेक्ट करते हैं। लिम्फेटिक टिश्यूज क्या होंगे? ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अगर आप इस इमेज में देखें, lymphomas can occur in the lymph nodes, lymph vessels, thymus, diaphragm और spleen। इनमें अगर कहीं कैंसर होता है तो उसे क्या कहेंगे? lymphomas. So these are the examples which are written here: lymphatic node cancer, spleen cancer, thymus cancer, etc. Now the fourth type of cancer is lipomas. Lipomas affects adipose या फिर fatty tissues. अब ये fatty tissues बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं और ये जनरली स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा। अगर आप इस इमेज में देखें तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट स्किन के नीचे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर कुछ उभर कर आ जाता है, आउटग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड लिपोमास। ये हार्मलेस होते हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट अनटिल एंड अनलेस दे कॉज एनी डिस्कम्फर्ट या फिर कॉस्मेटिक कंसर्न अराइज नहीं होता, तो ये इतने हार्मफुल नहीं है। तो लिपोमास क्या है? एडिपोज टिश्यू में होने वाला कैंसर। तो इसको हम बेनिग्न ट्यूमर भी कह सकते हैं। बेनिग्न है क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होता। आफ्टर दैट द लास्ट टाइप ऑफ कैंसर इज ल्यूकेमिया। Now, this leukemia is actually a group of different cancers जो ब्लड और बोन मैरो इन दोनों को अफेक्ट करता है। बोन मैरो और ब्लड के अफेक्ट होने से अब एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है WBC का। WBC के एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से और ऐसे में बहुत सारी इमेच्योर WBC का प्रोडक्शन होता है which won't be able to fight against any kind of infection और ये बहुत ही लार्ज स्केल में होगा। तो दिस टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ल्यूकेमिया और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द एग्जाम्पल विल बी ब्लड कैंसर। Now we are going to discuss about the different kind of agents that causes cancer और इन agents को कहा जाता है carcinogens. It can be chemical, कुछ biological agents हो सकते हैं, physical agents हो सकते हैं। We are going to discuss each one of them in detail and the first one is chemicals that causes cancer. There are some examples such as nickel and chromium compounds. ये mostly heating elements में present होते हैं, जैसे आयरन हो गया, सैंडविच मेकर्स हो गए। इसमें निकल और क्रोमियम का यूज होता है। ये हमारी बॉडी में लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड कॉज लंग कैंसर। Now the second one is mustard gas. Mustard gas वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर एज अ वेपन यूज किया गया था एंड दे ऑल्सो कॉजेज लंग कैंसर। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोसो डाइमिथिलीन की विच इज प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक। वी ऑल नो ये हमारे डायरेक्टली लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे 3,4 बेंजोपायरिन की विच इज अ कोल तार। दिस कोल तार आर यूज्ड टू मेक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स। इन सब में कोल तार यूज किया जाता है और ये हमारे लंग्स और स्किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रेजेंट होता है। दे कैन यूज एज अ कंडक्टर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर कॉज कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज अल्फा टॉक्सिन। ये मोल्ड से प्रोड्यूस्ड एक मेटाबोलाइट है। जनरली एस्परजिलस इसको प्रोड्यूस करते हैं एंड दे इन्फेक्ट लिवर। नेक्स्ट वन इज विनाइल क्लोराइड VMC, जो जनरली पाइप या वायर्स बनाने में यूज किए जाते हैं। ये हमारे लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, लिवर में कैंसर कॉज कर सकते हैं। एस्बेस्टस
रूफ्स में, जो सीलिंग्स में जो शीट्स लगाई जाती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टस एंड दे कैन कॉज लंग कैंसर। सिंथेटिक डाइज जो कि आर्टिफिशियल कलर्स हैं, ये ब्लड में कैंसर कॉज करते हैं। एंड द लास्ट इज डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, जो कि आजकल बैन हो चुका है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह यूज किए जाते थे एंड दे कॉजेस वेजाइनल कैंसर। So these are the different kind of chemicals. Now we will going to study about the different kind of biological agents. Biological agents means ऐसे living organism जो cancer cause करेंगे, that will come under the category of biological agents like viruses. इन्हें हम कहेंगे oncogenic viruses. वो वायरस जो कैंसर कॉज करते हैं, इनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस जो कि सर्विकल कैंसर कॉज करते हैं, और दूसरा है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस जो लिवर में कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट कैटेगरी इज फिजिकल एजेंट्स। अब बहुत सारे ऐसे फिजिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, सच एज क्रोनिक फिजिकल इरिटेशन। अब कंगारी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मोस्टली कश्मीर के लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़ों के अंदर एक पॉट में कोयला भर के रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं कांगरी, और ये उनकी बॉडी को वार्म रखने का काम करता है। पर क्योंकि ये जो पॉट है ये कंटिन्यूसली एब्डोमिनल की स्किन के साथ रब होगी, एक इरिटेशन होगा जिसकी वजह से एब्डोमिनल स्किन कैंसर हो सकता है। After that, the next example is betel and tobacco chewing. कंटिन्यूसली तंबाकू या फिर पान चबाने से हमारे मुंह के बकल एपिथेलियल लेयर्स में इरिटेशन होती है, दैट कैन कॉज बकल कैंसर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जैसे एक्सरेज एंड यूवी रेज। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो हमारे स्किन में कैंसर कॉज कर सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दीज कार्सिनोजेंस कैन कॉज कैंसर इन आवर बॉडी। एक्चुअली हमारे डीएनए के अंदर एक छोटा सा जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम सेलुलर या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ये इनएक्टिव कार्सिनोजेनिक जीन्स हैं, इनएक्टिव जीन्स हैं। स्टिमुलेशन की वजह से या फिर किसी भी कार्सिनोजेन की वजह से अगर ये स्टिमुलेट हो जाए तो दे कैन कन्वर्ट इनटू एक्टिव ऑन्कोजीन्स। एक्टिव ऑन्कोजीन्स का मतलब वो जीन्स जो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होंगे, अब वो एक्टिवेट हो गए हैं। इनकी वजह से अब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेल्स कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होंगे एंड दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज ट्यूमर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैंसर डिटेक्शन। कैंसर डिटेक्शन के लिए देयर इज नो सिंगल टेस्ट दैट कैन डायग्नोज कैंसर। तो डॉक्टर्स में स्टार्ट बाय आस्किंग फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि एक सबसे सैडेस्ट थिंग अबाउट द कैंसर इज कि ये हेरिडिटरी होता है। अगर फैमिली में किसी हमारे बड़ों को था तो देयर आर चांसेस कि इंडिविजुअल्स को होगा, दैट मीन्स दे आर मोर प्रोन टू कैंसर इफ दे हैव अ मेडिकल हिस्ट्री। देन द सेकंड इज फिजिकल एग्जामिनेशंस। इसमें ब्लड, बॉडी फ्लूइड और बोन मैरो के सैंपल्स लेकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस होंगे या फिर कुछ स्टडीज होती हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज स्कैन। CT scan, which is computed tomography, can be used to detect shape, size और location of the cancer. MRI कराया जाता है ताकि पता चले कि कैंसर बॉडी के कौन कौन से पार्ट में स्प्रेड हुआ है। आफ्टर दैट बायोप्सी है जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होती हैं टिश्यूज की। इसके लिए टिश्यूज निकाला जाता है जनरली एंडोस्कोपी के थ्रू। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से टिश्यूज निकालने का काम करते हैं, जैसे किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया। तो एंडोस्कोपी के थ्रू टिश्यू निकाल के उसको स्टडी किया जाता है कि वहां पर सेल्स का ओवरग्रोथ तो नहीं हो रहा। After that, the next is PAP test. PAP test is used to detect cancer, especially अगर यूट्रस या सर्विक्स में कैंसर है तो उसके लिए पैप टेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कीमियोथेरेपी। कीमियो मतलब केमिकल्स। अब केमिकल्स की हेल्प से जब थेरेपी दी जाती है, दैट इज कीमियोथेरेपी। ये एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं जहां पर केमिकल्स जैसे कि विनब्लास्टिन, सिस्प्लैटिन, फ्लोरोयूरेसिल, नाइट्रोसोरस और ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स बॉडी में इंसर्ट कराए जाते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर सकें। पर इसके साथ ही इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाना, अनीमिया, हेयरिंग लॉस होना। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। पर जब कीमोथेरेपी खत्म होती है ये धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाता है।
Now the second treatment of the cancer can be done by using radiotherapy method. यहाँ पर रेडियो सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जैसे कि कोबल्ट, रेडियम, आयोडीन, इन सब को यूज करके कैंसर सेल को बॉम्बार्ड किया जाता है, पर ये कई बार नॉर्मल सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड इज सर्जरी, जहां पर एंटायर कैंसरस टिश्यू या फिर बॉडी ऑर्गन्स को सर्जिकली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। बट अदर ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो गिवन टू किल एनी कैंसरस सेल जो गलती से सर्जरी के टाइम पर छूट गया हो, उसे किल कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी मेथड, जहां पर गामा इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं ताकि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें। ओपियोइड्स कैन आल्सो नोन एज हीरोइन और स्मैक। ओपियोइड्स ड्रग्स की वो क्लास है जिसको लीगली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। कैसे मेडिसिन हैं? जैसे कि ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, मॉर्फिन, इन सबको पेन किलर्स की तरह यूज किया जाता है। जब कोई बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल पेन से रिलीफ पाने के लिए डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब दीज मेडिसिन एज अ पेन किलर। बट इनके साथ ही कुछ इनके रिस्क भी हैं, जैसे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकती है ओपियोइड्स के लिए, और या फिर हमारी बॉडी में एडिक्शन हो सकता है ओपियोइड्स का। इसीलिए इसको इलीगली भी लोग यूज करते हैं एंड दैट नेम इज हीरोइन। हीरोइन और स्मैक के नाम से ही जाना जाता है जब ये इलीगली ड्रग्स के फॉर्म में यूज होता है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मॉर्फिन्स की। मॉर्फिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। अब पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनिफेरम। अगर आप इसकी इमेज देखें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, जहां पर ये सीड पॉड है और सीड पॉड में ये जो लेटेक्स वाइट वाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसको ही फिंगर से एक्सट्रैक्ट करके ड्राई करके इसको मॉर्फिन की तरह यूज किया जाता है। नाउ हीरोइन या स्मैक ऑब्टेन करने के लिए मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है। इसको समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन विच इज शोन हियर इन दिस इमेज। ये है स्ट्रक्चर मॉर्फिन का। जब एसिटाइलेशन होगा तो हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं एसिटाइल ग्रुप से। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसका रिमूवल होगा और यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 3 एसिटाइल मॉर्फिन। अब इसका फिर से एसिटाइलेशन होता है और इसके बाद अब ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला था, यहाँ पर इस पोर्शन पर भी इस हाइड्रोजन को रिमूव करके एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और अब मिलता है हीरोइन। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन हीरोइन विच इज एन इलीगल सब्सटेंस बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। सो एसिटाइलेशन क्या है? हाइड्रोजन को रिमूव करके एसिटाइल ग्रुप का अटैचमेंट इज एसिटाइलेशन। Now the next topic is mode of intake of opioids. Opioids can be consumed by snorting. Snorting क्या है? नाक से खींचकर जब ड्रग्स को अंदर ले लेते हैं, that is called snorting. And it can also be taken by the injections. तो वेन्स में इंजेक्शंस के थ्रू हीरोइन को इंसर्ट कर लिया जाता है। इसके और भी तरीके हैं जैसे इनहेल करना, स्मोक करना। These are the different ways by which heroin can be consumed. Now let's discuss the mode of action of opioids. Opioids या फिर मॉर्फिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इफेक्ट करते हैं। ये opioids हमारे opioid रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाते हैं एंड these receptors are located on the brain, their spinal cords and gastrointestinal tracts. हमारे इन सारे पॉइंट्स में ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर ओपियोइड्स के बाइंड होते ही ओपियोइड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद कुछ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। Now let's discuss the effects of opioids and the first one is painkiller. Opioids can be used as a painkiller जब इंजरी हो जाती है या फिर ऑपरेशन होता है या कैंसर जैसे पेन में रिलीफ दिलाने के लिए opioids यूज किए जाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पेन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द फील होना बंद हो जाता है। सेकेंड इज सेडेटिव एंड ड्राउजीनेस। ये वो स्टेट है जहाँ पर बॉडी काम हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और नींद आने लगती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि ड्रग्स कंज्यूम करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। थर्ड इज डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। ज़्यादा यूज़ करने से या फिर मिसयूज करने से बॉडी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी ड्रग्स पर डिपेंड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस। कंटिन्यूसली ड्रग्स यूज करने से हमारी बॉडी ओपियोइड्स के लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, जिसका मतलब है कि अब सेम पेन रिलीफ पाने के लिए या फिर सेम अफेक्ट देखने के लिए पहले से ज़्यादा ओपियोइड की हायर डोज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपियोइड का सबसे डेंजरस इफेक्ट है जहां पर ड्रग्स हमारी ब्रीदिंग रेट को स्लो डाउन कर देता है। ओपियोइड की हायर डोज या फिर अल्कोहल के साथ कंज्यूम करने से
ओपियोइड ब्रीदिंग रेट को इस लेवल तक स्लो डाउन कर सकता है कि किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द opioids. After that, the next point is euphoria and relaxation. ये बॉडी को प्लेजर देता है by releasing dopamines. ये dopamines रिलीज करते हैं ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में which gives a feeling of pleasure. भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच हो जाएं और ड्रग्स जैसे इफेक्ट शो करें, those chemical substances are called cannabinoids, and the image is given here. I have taken this image from our NCERT book. Now let's discuss the sources of cannabinoids. Cannabinoids comes in three different forms. The first one is endocannabinoids जो बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. Synthetic cannabinoids जिन्हें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है और ये बहुत हार्मफुल होते हैं. थर्ड है phytocannabinoids which is a natural source of cannabinoids और इनको ऑब्टेन किया जाता है कैनबिस सतीवा प्लांट से. कैनबिस सतीवा प्लांट एक बहुत ही अनोखा प्लांट है जिसमें कम से कम 480 डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं और इनमें से 66 कंपाउंड्स कैनाबिनॉइड्स हैं. इस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट में कैनाबिनॉइड्स मिलता है. फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स में कैनाबिनॉइड्स देखने को मिलते हैं. इसको समझने के लिए जस्ट हैव अ लुक इन दिस इमेज वेयर दिस इज अ इमेज ऑफ फीमेल कैनबिस प्लांट जिसके पास फ्लावर्स प्रेजेंट है. फ्लावर्स सिर्फ फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में नहीं होते और फ्लावर्स ही सबसे ज्यादा सोर्स है कैनाबिनॉइड्स का. That's why these female plants are more important to obtain cannabis in comparison to the male plant. Now just have a look in this image where this uppermost part is called inflorescence of the plant और इसमें trichomes present होते हैं that contain raisins. Now these raisin glands are present on the flowers and leaves जो contain करते हैं सबसे ज्यादा chemical compounds of the cannabinoids. इसके अलावा इन प्लांट्स के लीव्स में ही कैनाबिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. सो कैनबिस प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हम डिफरेंट टाइप के कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन करते हैं जैसे कि हशीश, चरस, मारिजुना एंड गांजा. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड्स व्हिच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट. Now let's discuss the mode of intake. So mode of intake determine करेगा कि कैनाबिनॉइड का असर कितनी जल्दी शुरू होगा और कितनी देर तक वो एग्जिस्ट करेगा. So the first one is smoking. तो कैनाबिनॉइड्स स्मोक करने से इंस्टेंटली लंग्स से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो इंस्टेंट रिजल्ट शो करेगा. Now the second one is vaporizing. फ्लावर्स या कैनाबिनॉइड्स को हीट करते हैं जिससे कैनाबिनॉइड वेपर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और उसको इनहेल किया जाता है. That is the process of vaporizing. The third one is tincture. Tinctures actually liquid drops होते हैं या फिर extract होते हैं cannabinoids के which are placed under the tongue और वो टंग से होते हुए म्यूकस मेम्ब्रेन में और म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड स्ट्रीम में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है and then it starts showing it results. Cannabinoids can also be used in the form of edibles. Cannabinoids को फूड प्रोडक्ट में मिलाकर उसे कंज्यूम करते हैं जैसे कि ब्राउनी, केक, कुकीज, गमीज, किसी बेवरेजेस में मिलाकर इन सब फॉर्म्स में भी कैनाबिनॉइड्स को कंज्यूम किया जाता है. नाउ कैनाबिनॉइड्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, बाम, लोशन. इसको जनरली पेन में या फिर इन्फ्लेमेशन से रिलीफ पाने के लिए यूज किया जाता है एज अ टॉपिकल. So these are the different mode of intake of cannabinoids. Now let's discuss the mode of action of cannabinoids. Cannabinoids हमारे ब्रेन में present cannabinoid receptor sites पर आकर attach हो जाते हैं and there they show different type of physiological effects जैसे pain, mood, appetite, हमारा immune function, इन सब को cannabinoids control कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे cannabinoid के effects की. अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब कैनाबिनॉइड टू रिड्यूस एंजाइटी, स्टिमुलेट एपेटाइट्स. जैसे कि दोज पेशेंट हु आर अंडरगोइंग कीमियोथेरेपी उन्हें भूख कम लगती है तो उनकी भूख बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं. नोजिया और वॉमिटिंग से रिलीफ दिलाने के लिए, बहुत ज़्यादा पेन में रिलीफ दिलाने के लिए कैनाबिनॉइड्स यूज किए जाते हैं. Besides that, cannabinoids also have certain side effects such as they increase the heartbeat. Heartbeat बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, dizziness, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, hallucination, वहम होने लगते हैं और सबसे ज़्यादा ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ये हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं.
So those person who is consuming cannabinoid is at 4 times higher risk of heart attack than the person who is not consuming cannabinoids at all. कोका अल्कोहल एक इलीगल ड्रग है। ये नेचुरल केमिकल कंपाउंड है जिसको कोका प्लांट के लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोका प्लांट का दूसरा नाम है एरिथ्रोऑक्सिलम कोका। दिस इज अ साइंटिफिक नेम, सो यू मेक श्योर कि इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। ना ये जो कोका प्लांट है इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, पर ये कैश क्रॉप है, लोग इसको बेचकर पैसे कमाते हैं। सो मेनी अदर कंट्रीज हैव आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग कोका इन देयर कंट्रीज। कोका अल्कोहलाइड का सबसे वेल नोन फॉर्म है कोकिन। इसका नाम हम अपनी मूवीज में कई बार सुना होगा। ये फाइन व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है। तो कोकिन इज अ पावरफुल स्टिमुलेंट। तक हमने देखा था ओपियोइड वाज अ डिप्रेसेंट, बॉडी एक्टिविटी को स्लो डाउन करते थे, पर कोकिन स्टिमुलेंट है, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। नाउ दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोकीन एक स्टिमुलेंट है जो बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, साथ ही इट इज अ यूफोरिया दैट इंड्यूसेस द फीलिंग ऑफ प्लेजर। खुशी मिलती है इसको कंज्यूम करने के बाद, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एनर्जी। तो कई बार स्पोर्ट्समैन इसको मिसयूज भी करते हैं अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस द मोड ऑफ इनटेक ऑफ कोकिन्स। In our NCRT, they have discussed about snorting and smoking, but there is one more way of consuming the cocaine, that is by the injection. So snorting is a process जहाँ पर पाउडर्ड फॉर्म में कोकीन को नोज से जोर से खींचकर इनहेल किया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्नोटिंग। इंजेक्शन में इसी कोकीन को पानी में डिसॉल्व करके बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। तो बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो सिरिंज यूज करेंगे। इसका मतलब ऐसे में एड्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज दोज हु आर कंज्यूमिंग ड्रग्स दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर हाइजीन, सो दे कैन यूज ईच अदर्स इंजेक्शन। वो इन्फेक्टेड नीडल्स भी यूज करते हैं, जिसके वजह से एड्स के चांसेस भी इन लोगों में ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग के लिए दे यूज हार्ड सॉलिड फॉर्म ऑफ कोकीन, जिसको क्रैक कहा जाता है इन रफ लैंग्वेज, एंड उसको स्मोक करते हैं। सो दिस इज हाउ कोकीन्स कैन बी कंज्यूम्ड इन द डिफरेंट वेज। नाउ लेट्स डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोकीन। कोकीन स्टिमुलेटिंग एजेंट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसका नाम है डोपामाइन, उनके साथ इंटरफेयर करता है, और ये किस तरह डोपामाइन सिनेप्सिस को अफेक्ट करता है वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल एनिमेशन। दिस इज अ इमेज ऑफ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दिस इज रिसीविंग न्यूरॉन जो उनको रिसीव करेंगे, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड सिनेप्टिक गैप। ये हमारे ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है दैट कंट्रोल्स द फीलिंग ऑफ प्लेजर। तो जब भी कोई रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट होगा, उसके एक्टिवेट होते ही हमारा लिम्बिक सिस्टम कुछ केमिकल और इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर सिग्नल्स रिलीज करता है, एंड दैट इज डोपामाइन। डोपामाइन सिनेप्सिस में रिलीज हो जाएंगे और रिसीविंग न्यूरॉन्स के डोपामाइन रिसेप्टर्स पर आकर अटैच हो जाते हैं, as a result of which the receiving signal will release the proteins. अब ये proteins को release करेंगे to carry the signals onward to other cells. तरह से सिग्नल एक एक करके सारे न्यूरॉन्स में पास होते जाएंगे, and it will give the feeling of pleasure and euphoria. जब तक ये डोपामाइन सिनेप्टिक जंक्शन में है, द पर्सन विल बी इन द स्टेट ऑफ प्लेजर। ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स में डोपामाइन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर सम टाइम ये डोपामाइंस इसी ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू वापस ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन्स में एंटर कर जाते हैं, एंड दे गो बैक टू द सेल्स। सो जब सेकेंड टाइम सेल फिर से रिवॉर्ड एनकाउंटर करेगी तो फिर से ये डोपामाइंस रिलीज होंगे, एंड दिस इज हाउ द सिग्नल विल कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर। This is a normal condition. Now, this is the second condition when the person has consumed cocaine. So what will happen? The cocaine will enter the brain. Enter करने के बाद ये dopamine transporter पर जाकर attach हो जाते हैं, as you can see in this image, and they will block the dopamine transporter. जिसकी वजह से dopamines अब pre-synaptic cells में re-enter नहीं कर पाएंगे because ये तो blocked है। तो अब इन डोपामाइंस का इस सिनेप्टिक जंक्शन में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। इनका टाइम ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो गया और इनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से नाउ द पर्सन विल स्टे इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया। सो इट क्रिएट्स अ पावरफुल एसोसिएशन बिटवीन कोकीन एंड यूफोरिया, दैट इज अ स्टेट ऑफ प्लेजर। अ पर्सन इसे बार बार लेना शुरू कर देंगे और यहीं से शुरुआत होती है एडिक्शन की। नाउ लेट्स डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ कोकीन।
कोकीन कंज्यूम करने से हेडेक होगा, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब वहम, जो नहीं हो रहा वो भी लगता है कि हो रहा होगा। दैट काइंड ऑफ डेल्यूजन टाइप की जो कंडीशन आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कोकीन। वेट लॉस होगा, ये लॉन्ग टर्म में होता है। जब बहुत ज़्यादा कोकीन कंज्यूम करने लगो, देन द पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग इट्स वेट। और कार्डियोवैस्कुलर या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है। दैट मीन्स हमारा हार्ट और हमारा लंग ये दोनों इफेक्ट होते हैं ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कोकीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।